नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतका काफी समय से चल रही थी डिप्रेशन में। पार्षद घनश्याम गुर्जर उप सभापति की कुर्सी पर बैठे उप सभापति कौर ने जताई आपत्ति। खेड़ली में शुद्ध के लिए युद्ध के तहत लिए सैंपल, व्यापारी टीम आने की सूचना मिलते ही भाग छूटे। चोर दुकान में घुसे, नकदी सहित अन्य सामान चुराकर हुए फरार। अलवर नगर परिषद में हंगामा का सिलसिला लगातार जारी है। सभापति बीना गुप्ता के भ्रष्टाचार में लिप्त मामले के बाद नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद और मंत्री के करीबी नरेंद्र मीणा को एसीबी ने 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसी दौरान सरकार द्वारा नियुक्त सभापति का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। अभी तक कार्यकाल बढ़ने के कोई आदेश नहीं आए हैं। मंगलवार को पार्षद घनश्याम गुर्जर उप सभापति की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा व भाजपा के नेता मौजूद रहे। घनश्याम गुर्जर ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर उन्होंने ऐसा किया है। अलवर नगर परिषद में उप सभापति के पद पर कार्यरत घनश्याम गुर्जर को सरकार ने बर्खास्त किया था। सरकार ने कहा कि घनश्याम गुर्जर ने नामांकन के दौरान कुछ जानकारियां छिपाई थी। मामले की सरकार ने प्रशासनिक जांच करवाई, जिसमें घनश्याम गुर्जर को दोषी बताते हुए निष्कासित किया गया था। इस पर घनश्याम गुर्जर न्यायालय में गए। न्यायालय ने घनश्याम गुर्जर के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से अलवर नगर परिषद में सभापति व उप सभापति नियुक्त कर दिए थे। हाल ही में मंत्री के करीबी व कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र मीणा व 2 ठेकेदारों को एसीबी ने 5,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। साथ ही सभापति और उप सभापति का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। सरकार की तरफ से अभी कार्यकाल बढ़ाने के आदेश नहीं आए हैं। इसी बीच मंगलवार को घनश्याम गुर्जर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद पहुंचे और उप सभापति की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। घनश्याम गुर्जर ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर नगर परिषद आए हैं और अब नगर परिषद के उप सभापति के पद पर नियुक्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने 2 माह पहले ही सरकार के आदेशों को निरस्त करते हुए पक्ष में फैसला दिया था। से मेरे पद से हटाया गया, जबकि मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई मामला नहीं था। मैंने कोई भी तथ्य ऐसा मेरे फॉर्म में नहीं छिपाया। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को सबको ये बताना चाहता हूं कि मुझे आज तक वो तथ्य बताया जाए कि मैंने क्या तथ्य गलत उसमें भरा है। मैंने जो भी कुछ मेरा था मैंने सब उस फोरम में भरा है। उस फोरम की चाहे आप जांच कर लीजिए। उस विषय को लेके जो प्रार्थी थे उन लोगों ने ऑलरेडी याचिका लगाई हुई है, तो याचिका में उसका फैसला जो होना था, उससे पहले सरकार ने जब यहां तत्कालीन सभापति श्रीमती बीना गुप्ता जी जो थी वो ट्रैप हुई, उस ट्रैप के मामले में जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि उसमें उप सभापति को सभापति का चार्ज मिले, वो ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी का उप सभापति सभापति बने। इस विषय को लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्वक जांच कराई और उस जांच में मुझे सुनने का मौका नहीं दिया। उस जांच को इन्होंने डीएलवी जल्दीबाजी में जल्द भेजकर और उनके साथ साथ ही मेरा भी निलंबन का वो कार्य कर दिया। मैं उस निलंबन के उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने उस पार्टी को भी सुना, उन्होंने केविट लगाई थी और उनको सुनने के बाद जो फैसला दिया कि आपको अपने पद पर वापस डीएलवी नगर परिषद बिठाए। मैंने उसकी कॉपी यहां उपलब्ध नगर परिषद आयुक्त को, माननीय जिला कलेक्टर को और माननीय डीएलवी डायरेक्टर साहब को और जो डीएलवी के सेक्रेटरी हैं उनको मैंने उस समय हाथों हाथ कॉपी उपलब्ध करा दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 2 महीने से ज्यादा हो गए उस पर पालना नहीं करी। और अभी ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में हमारे पार्षद जो भी ट्रैप के मामले में अभी पाए गए हैं, उनके साथ साथ और भी जो विषय उन्होंने जो भी एसीडी कर रही है वो जांच कर रही है। इस समय दोनों पदों पर जो उनका कार्यकाल सरकार ने बढ़ाया था 60 दिन का, वो सारा कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। मैं बार बार गुहार करता रहा कि आप मुझे मेरे पद पर बिठाइए,
तो ये मेरी नहीं सुन रहे। मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि आप डीएलबी से जो भी आपको लेना है वो लीजिए, फिर भी ये नहीं ले रहे। आज दोनों पद खाली होने के बाद मुझे उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए, मैं उस आदेश की पालना में करते हुए माननीय आयुक्त महोदय को कह चुका हूं, और उसके बाद मेरे सभी साथी पार्षदों के साथ आज मैं मेरे पद पर वापस विराजमान हूं। नगर परिषद अलवर उपसभापति देवेंद्र कौर ने कहा कि पार्षद घनश्याम गुर्जर ने उनकी सीट पर जबरन कब्जा किया है, जबकि उनकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है। यदि घनश्याम गुर्जर कोई आदेश दिखा देते हैं तो वे उपसभापति की कुर्सी स्वेच्छा से छोड़ सकती है। उन्हें कुर्सी से लोभ नहीं है, लेकिन घनश्याम गुर्जर ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उपसभापति पद पर जबरन कब्जा किया है। शहर विधायक संजय शर्मा ने भी पार्षद घनश्याम गुर्जर का कानून की जद में सहयोग नहीं किया है। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे बुलाने पर यहाँ पर आए, मेरे मीडिया भाई के लोग और जो मेरे पार्षद साथीगण हैं। मैं आज एक छोटी सी बात अपनी जो है लोगों तक माध्यम में पहुंचाना चाहती हूँ कि आज जो घनश्याम जी यहाँ पर इस सीट पे बैठे हैं, मुझे उस सीट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन जो उन्होंने इसका उल्लंघन किया है, मुझे इस चीज से बहुत दर्द हो रहा है कि जिस सीट पर मेरा हक था उन्होंने उस सीट को जबरदस्ती ग्रहण किया है, जिसमें कि हमारे विधायक जी भी शामिल थे और उन्होंने पूरा सहयोग देकर किया। अगर उनके पास डीएलबी के ऑर्डर आते हैं तो मैं तहे दिल से छूट को छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक ये ऑर्डर पास नहीं होते उससे जबरदस्ती इस सीट पे बैठने का क्या हक है। मैं एक विधायक जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप पूरे अलवर शहर के विधायक हैं और आज आपने अपने लोगों के साथ जबरदस्ती यहाँ पर घनश्याम जी को बिठाया है, तो उसका रीजन क्या है? क्या हम लोग इतने भी सक्षम नहीं है कि अपने हक के लिए बोल सके? अगर यहाँ पर ये माना जाए कि मैं यहाँ पर अकेली औरत क्या कर सकती हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। मैं अपने बलबूते पे ये कहना चाहूंगी कि ये जो सीट है मेरे लिए बहुत सम्मान योग्य है, लेकिन आज इस सीट का अपमान हुआ है और इस अपमान के लिए मैं बहुत ही परेशान थी, जिसका अपना मैं तहे दिल से आप लोगों के द्वारा लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो गलत हुआ है। अगर ये सरकार ने मुझे सीट दी है तो कुछ सोच समझ कर दी होगी और मैं इस सीट का पूरा सम्मान करती हूँ और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर उनके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। लेकिन आज ये जबरदस्ती का जो मामला आया है, मेरी सीट पर जाकर उन्हें जबरदस्ती बिठाया गया है, मैं इससे बहुत नाखुश हूँ और मेरी बीजेपी वाले से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो भी एक्शन लेना था तो उसके लिए पहले इसको इन्फॉर्म किया जाता, और अगर वो कहते हैं कि हमने हाईकोर्ट का कमांड किया है तो उन्हें ये 2 महीने पहले ही बात सोचनी चाहिए थी, तभी बैठनी चाहिए थी। अभी भी उनके ऊपर ये केस चल रहा है, 27 तारीख को उनकी पेशी है, तो इसका क्या मतलब है? इट मींस कि वो 27 तारीख को अपनी पेशी भी करेंगे और यहाँ पर सीट भी पर बैठेंगे। क्यों? इसका क्या कारण है? जब तक अगर ऑर्डर नहीं आते तब तो कैसे बैठ सकते हैं? तो मैं आप लोगों के जरिए सिर्फ उनसे मैं नाराज नहीं हूं, मगर मैं उनकी पार्टी से नाराज हूं जिन्होंने उन्हें जबरदस्ती साथ दिया है। बस मैं कुछ शब्दों में यही अपना बयान देना चाहूंगी कि मुझे अपना हक रखना है, किसी का हक खाना नहीं। अगर मेरी सरकार मुझे कहती है कि आप इस सीट के अब नहीं काबिल या नहीं कर सकते आगे, तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। जब तक भी इसका ऑर्डर नहीं आता तब तक मैं इस सीट के हक के लिए लड़ती रहूंगी। धन्यवाद। आपका भी उस सभापति का भी एक्सटेंशन नहीं की सरकार ने? हाँ जी, अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं आए हमारे पास, हम भी ऑर्डर की वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या घटित हो गया है। उसके दौरान में भी हो सकता है तक कुछ ऑर्डर नहीं आए हमारे पास, हम भी ऑर्डर की वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या घटित हो गया है। उसके दौरान में भी हो सकता है कि ऑर्डर आने में थोड़ी देरी हो गई हो, कुछ हमारे नेता लोग भी कुछ बिजी थे या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं अपने आदेशों का पालन करती हूँ। 14 तारीख तक मेरे पास सीट थी, मैंने अपनी सीट पे बैठी भी हूँ और लोगों का काम करने की कोशिश की है, लेकिन 14 तारीख के बाद उस सीट पर मैं नहीं बैठी हूँ, क्योंकि ये हमारा हक नहीं है कि हम जबरदस्ती का हक करें। जो आज इन लोगों ने किया वो जबरदस्ती और लोगों का काम करने की कोशिश की है, लेकिन 14 तारीख के बाद उस सीट पर मैं नहीं बैठी हूं, क्योंकि ये हमारा हक नहीं है कि हम जबरदस्ती का हक करें। जो आज इन लोगों ने किया वो जबरदस्ती का हक है। तो आपको क्या लगता है एक्शन क्यों नहीं कर रही सरकार? सर अब देखिए, जो अब भ्रष्टाचार फैला हुआ है या कुछ कदम है या कुछ बिजी है, अब ये भी मैं उनसे जानना चाहती हूँ, लेकिन इस बारे में मेरी अभी तक किसी से कोई बात नहीं हो पाई है। अगर बात होती तो मैं आपको तथ्य बताती कि किस रीजन से देर हो रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कल या परसों तक इसका परसों तक ऑर्डर आ जाएगा, और तब मैं दोबारा ही आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनसे ये पूछना कि वो जबरदस्ती यहाँ पर क्यों बैठे हैं। और विधायक जी से मैं खासकर पूछना चाहती हूँ कि जो साथ पूरा वो अलवर का दे रहे हैं, इस समय उन्होंने ये गलत कदम क्यों उठाया? किससे बात हुई है इस मामले में? सर मुझे तो ये ऑर्डर आ जाएगा। सर देखिए, अभी तक जब तक उनका भी ऑर्डर नहीं आया, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरा ऑर्डर नहीं आता, उनका ऑर्डर आता है, तब मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। ऑर्डर तो उनके पास भी नहीं आया तो कैसे मैं उस सीट के लिए छोड़ दूं? क्योंकि ये तो मेरा अभी हक था ना, और जब तक कोई ऑर्डर पास नहीं होता तब तक हम ही इस सीट के हकदार हैं। कैसे कह सकते हैं कि इस सीट पर कोई नहीं है?
चाहे मैं अपनी सीट का सम्मान करती हूँ, सामने नहीं बैठती हूँ, लेकिन मेरा नाम अभी तक लिखा हुआ है। उपसभापति जब बैठे हैं, जो आज अपने आप को उपसभा कहते हैं, नाम मेरा जब वहां पर लिखा हुआ है, हक मेरा है, तो उस सीट पे कैसे बैठे क्या बात है? ऑर्डर थे, उसके बाद मेरे पास ऑर्डर नहीं है। मैं ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर चाहती। अगर मैं भी यही अवहेलना करती तो उनमें मेरे में क्या फर्क रह जाता सर? ये कहना चाहते हैं सीट खाली है इसमें। हाँ, आप सीट खाली को कह सकते हैं, लेकिन वो भी हकदार नहीं है सीट पर। अगर मैं नहीं हूं तो वो भी सीट पर बैठने के हकदार नहीं है सर। इस समय तक मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बात का जवाब मुझे चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। ये अपने लोगों से ही मांग रही हूँ सर मैं। ये पूरे आप सब लोग जानते हैं, अलवर के हर एक वासी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मुझे इस सीट से उतरना है तो मेरे पास इसका भी कोई नोटिस आता, उन्हें बैठना है तो इसका भी कोई नोटिस आता। जब उनके पास 27 तारीख का केस है, उनको वो अटेंड करना है, उससे पहले वो सीट पे कैसे बैठ सकते हैं? मुझे इस चीज का जवाब मांगना है। और मैं तो संजय से ही कहूंगी कि सर आप बताइए, आप पूरे विधायक होते हुए एक मेंबर का रोल निभा रहे हैं और यहाँ पर आप उनको उनके साथ सीट पे बिठा रहे हैं, तो 27 तारीख को उनकी पेशी किस चीज की है सर? ये इसका जवाब चाहती हूँ। तो इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज तक की जा सकती है सर? एफआईआर दर्ज तो वैसे करवानी ही भी चाहिए, क्योंकि इस समय इस सीट का कोई भी हकदार नहीं है, तो फिर वो किस तरह से बैठ गए? मैं फिर भी घनश्याम जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं एफआईआर नहीं करवाना चाहती, लेकिन एफआईआर से भी बड़ी मेरी है कि दुनिया के पास ये जवाब जाए कि जो दविंदर को ठहरी है उसमें कितनी सच्चाई है। मैं झूठी नहीं हूं और ना मैं झूठी बनूंगी, लेकिन घनश्याम जी इस सीट पर झूठ के दावेदार बन रहे हैं। मुझे उनसे ना कोई दिक्कत थी ना है। अगर सरकार उनको इस सीट का देती है तो मैं खुद आके उनका सम्मान करूंगी और खुद मुंह मीठा करके जाऊंगी, क्योंकि वो डीएलसी के ऑर्डर होंगे, वो मेरा भी आदेश नहीं होंगे। मेरे आदेश जब तक नहीं आते मैं इस सीट को नहीं छोड़ना चाहती। मैं अपने दिल से इस चीज से जुड़ी हुई हूँ, चाहे दुनिया के लोगों से मैं इस सीट से उतर गई हूँ, लेकिन मेरा हक नहीं है कि मैं उनको ये यस कर दूं कि भाई क्या कहते हैं, वो इस चीज के लिए बाध्य हो जाए कि वो आप इस सीट पे बैठ सकते हो। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत उपखंड अधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल नायब तहसीलदार रामकिशन गोठवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसिम दीन ने खेड़ली कस्बे में कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थों की जांच की, जिसमें गोयल डेयरी को लाइसेंस नहीं होने के कारण सील किया गया और प्रभु हलवाई की दुकान को मिलावटी मिठाई व लाइसेंस नहीं होने के कारण सील किया गया। इसके अलावा चेतन सिंधी की दुकान से अवधि पार 20 किलो नमकीन मौके पर ही नष्ट करवाई। अन्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए दिलीप मिष्ठान भंडार से मावे का एवं शेरा वाले मिष्ठान भंडार से बूंदी के लड्डुओं का सैंपल लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसिम दीन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इधर कस्बे में खाद्य सुरक्षा टीम के होने की सूचना पर मिठाई व डेयरी की समस्त दुकानें बंद हो गई। खेड़ली कस्बे में एक गाय को बचाने के प्रयास में ट्रोला बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे खंभा टूटकर ट्रोले पर गिर गया। सूचना पर तुरंत विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई और ट्रोला चालक को बिजलीघर ले जाकर कार्रवाई की गई। कठुमर रोड पर डिवाइडर होने के कारण तथा दुकानों के आगे तख्त लगाने के कारण रोड पर अतिक्रमण हो जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। नगर पालिका प्रशासन आए दिन तख्त आदि हटाने की कार्रवाई करती है, लेकिन अगले ही दिन वापस स्थिति वैसी ही हो जाती है। लेकिन पालिका द्वारा इस विषय पर कोई कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया। व्यापारी के बेटे के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जिले भर में कड़ी नाकाबंदी की गई। अपहरण के बाद जिले भर में पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की। जिले के बॉर्डर थाना पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया और व्यापारी के अपहृत बेटे को रिकवर कर लिया। शहर सहित जिले भर में अपहरण और वाहनों की सघन जांच पर अटकलों का दौर जारी है। महंत प्रकाश राज ठिकाना गंगाबाग ने नगर विकास न्यास पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी अलवर नंबर 2 सोनावा में निजी खातेदारी की जमीन है, लेकिन यूआईटी के अधिकारी और कर्मचारी उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। यूआईटी के अधिकारी अदालत के फैसले की पालना नहीं कर रहे हैं, जबरन इंतकाल खोलकर उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। देखिए, अलवर नगर विकास न्यास में भ्रष्टाचार व्याप्त है जबरदस्त तरीके से, और किस नाम से गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। कानून का कोई राज नहीं है। काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं, हमारे जैसे काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। अलवर ग्राम नंबर 2 में मेरी स्वयं की निजी खातेदारी की जमीन 11 बीघा 12 हिस्सा है, जो कि हाईकोर्ट की पालना में, जागीर कलेक्टर रेवेन्यू बोर्ड सिंगल बेंच डीबी की पालना में मेरी खातेदारी में आई। 16/3/2001 को इंतकाल संख्या 534। मैं आज भी खातेदार काश्तकार हूँ। यूआईटी ने ये कहा कि हमने अवाप्त की थी 76 में,
तो 81 में उन्होंने इंतकाल खुला लिया। उसकी खातेदारी को निरस्त करके जिला कलेक्टर ने एक मीटिंग आयोजित करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया। उसमें यूआईटी सेक्रेटरी मौजूद थे, लीगल एडवाइजर मौजूद थे, तहसीलदार अलवर उत्तम चंद मजरेना मौजूद थे। सबकी कंसल्ट से हाईकोर्ट की निर्णयों की पालना की गई। निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मेरा इंतकाल चढ़ा गया और उस इंतकाल की यूआईटी ने अपील की। वो आज भी एडीएम सेकंड के यहाँ पेंडिंग है, उसका भी निर्णय नहीं हुआ। रॉन्ग और राइट का निर्णय कोर्ट को करना है, जबकि यूआईटी ने स्वयं ने निर्णय कर लिया। 2015 में इंतकाल संख्या 1224 गैर कानूनी रूप से खोल लिया। कोई आदेश नहीं, नया कोई एक्विजिशन नहीं। एक एक्विजिशन बता के आप क्या 2-2 म्यूटेशन खोलोगे? एक आपने 481 खोली है सन 1982 में, उसी को आधार मान के आप 2015 में खोल रहे हो। ये क्या अन्याय नहीं है तो क्या है? आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए ना। आपको अगर जमीन आप कर दी है तो बाजारू कीमत के काश्तकार को आप मुआवजा दीजिए, या 20% विकसित भूमि, 5% कॉमर्शियल भूमि, आवासीय कॉमर्शियल दोनों 25% दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये तो गुंडा राज है, काश्तकारों को परेशान करने का। कोई कानून का राज नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं है इन लोगों की। और इनके डिपार्टमेंट में सारे लोग खाने को तैयार बैठे हैं। अगर मंत्री जी ये तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है कि तुम्हारा तो मालदार पार्टी हो, 150 करोड़ की तुम राजगढ़ में हो, ऐसी बातें करते हैं। क्या मतलब है? कोई छोटी मोटी बात हो तो आदमी बर्दाश्त कर ले। आज हम दर दर भटक रहे हैं। इनसे पूछा जाए आपने 2015 में इंतकाल कैसे खोल लिया? अलवर जिला स्काउट व गाइड फेलोशिप की तरफ से कंपनी बाग स्थित कार्यालय पर स्काउट के फाउंडर लॉर्ड बेडेन पावेल और लेडी बेडेन पावेल के जन्मदिवस को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता पर विचार रखे गए। राजस्थान के टीबी संविदा कर्मचारियों ने निरंजन आर्य विशेष सलाहकार मुख्यमंत्री से मिलकर एसटीएस व टीबीएचवी पद पर कार्य संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए ज्ञापन दिया। आर्य ने संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर टीबीएचवी पद को पुनर्जीवित कर संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इस दौरान महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला भी मौजूद थे। उनको भी यूनियन के सदस्यों ने समस्या के बारे में अवगत कराया। यूनियन की तरफ से आर्य का रिंकू चौधरी, अब्दुल मनान, महावीर सिंह, बसंत अमरावत, भूपेंद्र सिंह, रामचंद्र, ब्रजेश कुमार, कल्पेश जोशी, उत्तम गोस्वामी, विकास शर्मा, विनय पवार, नागेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, आनंद शर्मा, वसीम परवेज की तरफ से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर जनवादी लेखक संघ जलेस की अलवर इकाई का सम्मेलन हारूमल तोलानी सभागार में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर छंगाराम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जलेस सचिव डॉक्टर भारत मीणा ने बताया कि इस अवसर पर सर्वसहमति से 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर मुख्य व्याख्यान देते हुए डॉक्टर जीवन सिंह मानवी ने जनवादी प्रगतिशील लोकतांत्रिक मूल्यों के ऐतिहासिक विकास क्रम पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौजूदा दौर में इन मूल्यों की रक्षा के लिए लेखकों को लेखन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी सक्रिय और सजग भूमिका निभानी होगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर नीलाभ पंडित ने नई कार्यकारिणी से ज्यादा सक्रिय होकर कार्य करने का आह्वान किया, जबकि डॉक्टर रमेश बैरवा ने अलवर में ज्यादा से ज्यादा सांस्कृतिक आयोजन करने पर बल दिया। सभागार अलवर में जनवादी लेखक संघ अलवर की जिला इकाई का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर छंगाराम मीणा ने की और आज इस सम्मेलन में हमने जिला इकाई की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें सर्वसहमति से डॉक्टर नीलाभ पंडित जी को अध्यक्ष चुना है और डॉक्टर छंगाराम मीणा जी, डॉक्टर नंद किशोर नीलम जी को उपाध्यक्ष, डॉक्टर भरत मीणा को सचिव और श्री घनश्याम शर्मा जी को कोषाध्यक्ष चुना है। इसके अलावा हमने 9 कार्यकारिणी सदस्य बनाए हैं, तो इस प्रकार कुल 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया है। 3 सदस्य हमने अभी स्थायी आमंत्रित सदस्यों के तौर पर शामिल किए हैं, जिसमें जनवादी लेखक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीवन सिंह मानवी जी हमारे स्थायी आमंत्रित सदस्य रहेंगे। इसके साथ ही साथ शिवचरण चेडवाल और इंद्र कुमार तोलानी जी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इस अवसर पर सर्वसम्मति से ये भी निर्णय लिया गया है कि अलवर में आगामी दिनों के अंदर लोकतांत्रिक जनवादी मूल्यों के लिए सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी और विभिन्न विद्वानों के लेखकों के व्याख्यान आयोजित करवाए जाएं
तो इन सब बातों को लेकर आज जो है चिंतन मंथन किया गया। अंत में डॉक्टर छंगाराम मीणा जी ने जो है नवीन कार्यकारिणी को बधाई देते हुए ये आश्वासन व्यक्त किया, ये आशा व्यक्त की कि अलवर के अंदर जनवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इकाई अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ जो नवीन अध्यक्ष जो है, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सक्रियता के साथ कार्यकारिणी के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। और जनवादी लेखक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह मानवी ने पूरी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए जनवादी प्रगतिशील मूल्यों का ऐतिहासिक विकास क्रम पर अपनी बात रखते हुए जलेश के इतिहास, संघर्ष और जनवादी लेखक संघ की भूमिका मौजूदा परिदृश्य में क्या हो सकती है, इस पर अपना एक विस्तृत व्याख्यान दिया। इस अवसर पर जनवादी लेखक संघ के अनेक सदस्य यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने जो है मिलकर एकजुटता के साथ अलवर में एक जनवादी लेखक संघ के लेखकों का और विस्तार करने और जनवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने की एकजुटता प्रदर्शित की। जनवादी लेखक संघ के सामने जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी हैं जनवादी मूल्यों की चुनौतियां, क्योंकि जनवादी लेखक संघ का एकमात्र उद्देश्य है कि जो समाज लंबे समय से सामंतवादी और पूंजीवादी जीवन मूल्यों से ग्रसित है, विभाजनकारी मूल्यों से ग्रसित है, उसमें बहुत जरूरत है जनवादी जीवन मूल्यों को विकसित करने की। तभी हमारे देश का लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो गैर बराबरी को खत्म करेगा। समाजवाद आप न कहें, लेकिन गैर बराबरी को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बिना लोकतंत्र नहीं बच सकता और न लोकतंत्र विकसित हो सकता है। उस लोकतांत्रिक मूल्यों को या जनवादी मूल्यों को विकसित करना और समाज में उसको एक आवश्यकता बना देना, ये जनवादी लेखक संघ की चुनौतियां हैं और इसी के लिए जनवादी लेखक संघ काम कर रहा है। बहुत आज अलवर इकाई का जनवादी लेखक संगठन की कार्यकारिणी के चुनाव हुए, उसमें नवगठित कार्यकारिणी को हम सब ने बधाई दी और आगे जो भी अलवर जलेश इकाई के द्वारा कार्यक्रम होंगे उनके ऊपर चिंतन मंथन किया गया। वर्तमान में देश की सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं तीव्र गति से बदल रही हैं, उनमें एक सामान्य जन की जो हैसियत है वो बहुत दबी हुई और कुचली हुई सी होती जा रही है। वे लोग इस देश में अपना जो महत्व रखते हैं, उनका जो अस्तित्व है उसको और ऊपर उठे, इसके लिए हम जलेश के माध्यम से या जनवादी लेखक संगठन के माध्यम से हम उनके लिए आवाज़ पूरे उत्साह से, पूरे जोश से उठाएंगे और उनको जो एक मानव को जो सामान्य जो जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, उन पर भी हम उनकी बात को, उनके विचारों को बड़े सशक्त ढंग से आगे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उठाते रहेंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय अलवर की ओर से लॉर्ड बेडेन पावेल का जन्म दिवस चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। सीओ स्काउट प्रमोद शर्मा ने बताया कि सुबह प्रार्थना सभा के बाद स्वच्छता कार्यक्रम हुआ, स्वच्छता रैली निकाली गई, साथ ही विभिन्न प्रकार के स्काउट गाइड कौशल पर आधारित खेलों का आयोजन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देशभक्ति गीतों का आयोजन किया गया। सर, यहाँ 21 फरवरी 22 से 25 फरवरी 22 तक निपुण रोवर रेंजर कैंप लग रहा है। इसमें आज विशेष रूप से हमारे इस स्काउट गाइडिंग के जनक लॉर्ड बेडेन पावेल जी का जन्म है, जो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। आज सुबह हमने इस विशेष अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना की, स्वच्छता कार्य किया और अब चिंतन रैली हम निकालने जा रहे हैं। अभी सारे शहर में जहां तक होगी वहां चिंतन रैली निकाली जाएगी। क्या उद्देश्य है रैली निकालने का? रैली निकालने का उद्देश्य मानवता का संदेश देना, प्रकृति संरक्षण का संदेश देना, क्योंकि लॉर्ड बेडेन पावेल जी का यही मुख्य मोटो था, युवा एवं युवतियों को प्रकृति के साथ जोड़ना, अच्छे मानव बनाना, स्वच्छता रखना। ये समस्त जो उनके मोटो हैं, उनको हम रैली के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनूप सिंह यादव है सर, ज्योग्राफी लेक्चरर,
शहर के साउथ वेस्ट ब्लॉक कॉलोनी में रहने वाली युवती ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। नौकरी नहीं लगने के कारण वो डिप्रेशन में थी। दिव्या पुत्री कौशल जयमन निवासी 88 साउथ वेस्ट ब्लॉक शनि मंदिर के पास रहती थी। दिव्या ने बीएससी तक पढ़ाई की थी। उसके बाद वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसके साथ के अन्य लड़कियों की नौकरी लग चुकी है। ऐसे में दिव्या डिप्रेशन में चली गई थी। दिव्या का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। सोमवार रात दिव्या ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिसकर्मी मृतका के घर पहुंचे हुए शव को नीचे उतारा। शव को देर रात राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले किया गया। कहाँ की रहने वाली है, क्या जानकारी मिली? मृतका कुमारी दिव्या पुत्री कौशल जयमन निवासी 88 साउथ वेस्ट ब्लॉक कालापुरा। ये बीएससी तक पढ़ी लिखी है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी और किसी सेवा में इसका चयन नहीं होने से कहीं से दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी। इसका इलाज भी चल रहा है और कल रात को करीब 8 बजे के आसपास इसने अपने कमरे में सुसाइड किया। और भी कुछ कारणों का पता लगता है और भी कारणों का पता लगा है। फिलहाल ये बाकी जांच का विषय पोस्टमार्टम कार्रवाई करेंगे। जिले के कठुमर उपखंड मुख्यालय पर मसारी रोड स्थित राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य विराज चौहान ने राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विधिक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने व उसके लाभ के स्लोगन लिखे हुए थे। साथ ही विद्यार्थी नारे लगाते जा रहे थे। रैली का संचालन शारीरिक शिक्षक शिब्बोराम सोनी ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ व्याख्याता शेर सिंह यादव, महेश चौधरी, रानोता, रवि गुप्ता, लोकेश मीणा, सतीश सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। जिले के कठुमर उपखंड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पीएमओ, सीएमओ, परिवार 181 हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास, पालनहार रोड़ा एक्ट के विचाराधीन परिवार, अतिक्रमण सीमा, ज्ञान विधानसभा, लंबित प्रश्न आदि के साथ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। अवैध खनन को लेकर कठुमर पुलिस थाना अधिकारी सुरेश कुमार को सतर्कता के साथ कार्य करने, अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इधर बैठक में 2 विभाग के अधिकारियों को समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा ने बताया कि विद्युत विभाग कार्यालय खेड़ी के सहायक अभियंता हिम्मत सिंह व कृषि विभाग कठुमर के सहायक कृषि अधिकारी पदम सिंह को भी पंचायत समिति कठुमर के सभा भवन में ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक की नियत सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, जिसकी सूचना विभिन्न माध्यमों के द्वारा होने पर भी समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण इनके विभाग की समीक्षा नहीं की गई, जिसके चलते अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए 3 दिवस में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में विकास अधिकारी समय सिंह मीणा, तहसीलदार हनीफ खान, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोग्रामर ललित शर्मा, सांख्यिकी विभाग सहित ब्लॉक के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। 2.5 महीने पहले बहला फुसलाकर ले गई नाबालिग युवती को पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई है। गत 8 दिसंबर को नौगांवा थाने में नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज हुआ, लेकिन नौगांवा पुलिस आज तक भी युवती की तलाश करने में नाकामयाब रही है। नाबालिग युवती के पिता ने युवती को शीघ्र बरामद करने की गुहार लगाई है। नौगांवा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग युवती के पिता ने बताया कि गांव के वीर सिंह पुत्र जय सिंह बावरिया बहला फुसलाकर ले गया है, जिसमें नंदलाल सिंह पुत्र इकबाल सिंह ने भगाने में उसका सहयोग किया था। मामला ये होगा कि मेरी लड़की को गांव लालपुर से राजपूत वीर सिंह बावरिया का लड़का, उसके पिताजी का नाम जय सिंह, सनोप राम सिंह और एक जो संग उसको ले जाने में सहायता करने वाला नंदलाल सिंह। कहाँ ले गए आपकी लड़की को? नंदलाल सिंह निकलवाने वाला इकबाल सिंह का लड़का लेकर के लापता है, कोई पता नहीं लगाया अब तक पुलिस ने। कितने दिन हो गए? करीब 2 महीनों से करीब बात हो गई, 2 महीने की। कौन सा थाना पड़ता है आपका? थाना पड़ता है जी हमारा नौगांवा। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? कराई थी। कब कराई? वो करवाई थी जी 8/12/2023
21 को। तो आप करीबन 2 महीने हो गए, पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई जी अब तक कार्रवाई। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है ले आएंगे, डिपोजिशन चल रहा है, सिम लगा रखे हैं। तो पुलिस के बाद आप किसी और से भी मिले हो क्या? एफसी के पास भी गए हैं जी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा आपकी लड़की आ जाएगी। कितने टाइम पहले मिले थे एसपी मैडम से? एसपी के पास गए हम 24/12 को। 24/12। तो अब आप क्या चाह रहे हो? हमारी बच्ची मिलनी चाहिए, नाबालिग बच्ची है जी। क्या नाम है बच्ची का? जसविंद्र कौर। उम्र? उम्र है 16-17 के बीच में है। जाति? राशिक। निवासी अलावल। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा के समीपवर्ती गांव बुरहेड़ा स्थित बाबा लक्ष्मण दास आश्रम पर रविवार को बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर हवन यज्ञ, भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा के शिष्य शंकर दास महाराज ने बताया कि बाबा ने बेशक चोला छोड़ दिया, लेकिन वे आज भी हमारे बीच ही हैं। बाबा के दर्शनों को राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और बाबा के चरणों में शीश झुकाकर मन की मुरादें पाते हैं। ये आज जो भंडारा हो रहा है, ये हमारे श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मण दास जी महाराज की, गुरु महाराज की यानी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये भंडारा होने जा रहा है और चल रहा है। आप सभी प्रसाद ले रहे हो। बाबा ने इसी महीने में, इसी तिथि में, इसी पक्ष में बाबा ने शरीर छोड़ा था और शरीर क्या, वो तो आज भी यहीं मौजूद है, कहीं बाहर नहीं है। जयपुर डिस्कॉम भिवाड़ी ने इन दिनों विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है। जयपुर मुख्य अभियंता A.K. गुप्ता से मिले निर्देशों के बाद
विद्युत निगम लगातार भिवाड़ी कनेक्शन काट रहा है। सोमवार को एससी महावर की बनाई गई 8 टीमों ने मिलकर 46 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए कनेक्शनों में सोसाइटी के 8 घरेलू कनेक्शन, फेस थर थाने के 2 रियायती कनेक्शन, बीड़ा ट्यूबवेल के 2 कनेक्शन, जलदाय के आरओ प्लांट के 2, रिको यूनिट 2 के 3 हाई मास्क लाइट, रामपुर वेस्ट साहदौड़ के 9 कनेक्शन, गोदान के 3 कृषि कनेक्शन शामिल है। कनिष्ठ अभियंता बंटू सिंह ने मौके पर 2 ट्रांसफार्मर उतारकर स्टोर में रखवाए। कई उपभोक्ताओं ने टीम द्वारा मौके पर कार्यवाही करते देख ऑनलाइन बिल का भुगतान किया। विद्युत विभाग के सुमित चौधरी ने बताया कि भिवाड़ी में वर्तमान विद्युत बकाया 6.5 करोड़ एलटी श्रेणी व 21 करोड़ एचटी श्रेणी के बकाया चल रहा है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अलवर की इकाई की ओर से वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय देवेंद्र यादव के 44वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार शकुंतला रावत रही। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत देवेंद्र यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल को खेल भावना से खेलने की बात कही। पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला भिवाड़ी क्लब और शालीमार क्लब के बीच खेला गया, जिसमें भिवाड़ी क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक तरफा मुकाबला 83-50 से जीतकर लगातार दूसरे वर्ष भी खिताब अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार गौरव शेखावत को दिया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि देवेंद्र सिंह यादव, आर्यन यादव, प्रेम पटेल पूर्व प्रधान अकबरपुर, पप्पू भाई प्रधान, योगेश भेड़ी निदेशक डडीकर फोर्ट, योगेश मिश्रा जिला अध्यक्ष कांग्रेस बानसूर प्रधान, बलराम यादव, हिमांशु शर्मा, जितेंद्र यादव, बलबीर सिंह शेखावत, पूरन सिंह चौहान, अर्चना शर्मा रहे। प्रतियोगिता के दौरान निर्णायक मंडल में पंडित गोपाल नारायण शर्मा, संजय खंडेलवाल, कुंवरपाल सिंह चौहान, हरिदत्त वशिष्ठ, विजय भारती, सुधीर यादव, दुर्गेश शर्मा, ज्ञान यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। भिवाड़ी थाना अंतर्गत नीलम चौक हनुमान मंदिर के पास परचून दुकान की छत को उखाड़कर दुकान में रखा सामान चोरी कर ले गए। साथ ही दुकान में गल्ले में रखे 2000 रुपए भी उड़ा ले गए। परचूनी की दुकान मालिक ने बताया कि अलसुबह दुकान खोली तो दुकान के अंदर सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने दुकान की छत उखाड़ रखी थी। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और मामला दर्ज करते हुए चोरों की तलाश में जुट गई है। क्या घटना घटी थी आपकी? चोरी हुई है। कितने का सामान है और क्या क्या गया है? कुछ सामान है करीबन 3.5 लाख का सामान होगा जी और 2-1000 रुपये नगद होंगे, 1.5-2 हज़ार खुले थे, मतलब 10-10 किलो। तो आप जब आए यहाँ तो कैसे पता चला आपको ये चोरी हो गई? यहाँ दुकान खोली, हमने बाहर से ताला लगा हुआ था ऐसे जैसे हम छोड़ गए थे। हाँ। दुकान खोली, खोलते ही देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ, फिर नजर देखी ऊपर से पट्टा उठा हुआ था। तो पुलिस को सूचना दी है आपने? श्री श्याम दर्शन सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में तृतीय निःशुल्क खाटू श्याम पद यात्रा शिवाजी पार्क स्थित श्री गणेश श्याम मंदिर से रवाना हुई। यह पद यात्रा 5वें दिन खाटू धाम पहुंचेगी। इस मौके पर समिति से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। यह जानकारी यात्रा के संयोजक सतीश शर्मा ने दी कि श्री श्याम भक्त मंडल शिवाजी पार्क ने पदयात्रियों का फूलों से स्वागत किया और नाश्ते की व्यवस्था भी की। ये यात्रा आज 22 फरवरी को अलवर से श्याम मंदिर साहबजोड़ा से प्रस्थान कर रही है और ये 26 तारीख को खाटू श्याम जी पहुंचेगी। श्री श्याम दर्शन सेवा समिति की तरफ से ये तीसरी पदयात्रा है जो कि बिल्कुल निःशुल्क जा रही है। किसी भी यात्री से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। सुभाष अग्रवाल जी हमारे संयोजक, अजय मेठी भाई साहब, अनिल अरोड़ा, सतीश शर्मा समिति अध्यक्ष और मातू भाई समिति के उपाध्यक्ष हैं। इनके सबके नेतृत्व में बाबा से मनोकामना करते हैं तो यात्रा अच्छी प्रकार से खाटू धाम पहुंचे और भगत बाबा श्याम के पावन सानिध्य में दर्शन करके वापस अपने घर लौटे। कब आएगी यात्रा वापस? ये यात्रा 26 तारीख की रात को वापस अलवर आएगी। बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में बानसूर के मुख्य बाजारों नारायणपुर रोड, हरसौरा रोड और कोटपुतली रोड पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। अतिक्रमण से आए दिन कस्बे में जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसको लेकर बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। अस्थायी अतिक्रमण हटने की जानकारी मिलने पर व्यापारियों में हड़कंप मच गया।
जिला रोजगार कार्यालय में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुजुकी मोटर कंपनी मेहसाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि विभिन्न दस्तावेज देकर जमा करके इनका वेतन निर्धारित किया गया है। वेतन करीब 20,000 रुपए रखा गया है। प्रथम नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी, लेकिन कार्य संतोषप्रद हुआ तो कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। रोजगार कार्यालय का एक नियमित काम है कि वो रोजगार मेलों के माध्यम से जो जिले के युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान कराने का प्रयास करें। इसी प्रयास में हमने आज हर महीने हम इस तरह के कैंप आयोजित करते हैं। आज हमने सुजुकी मोटर कंपनी मेहसाना गुजरात से टाइप करके करीब 100 वैकेंसी उनके पास हैं। जो बच्चे 18 से 23 साल के आयु वर्ग के हैं इनको जरूरत है, जिनकी ITI में 60% और मैट्रिक में 50%। इनका वेतन करीब 20,100 रुपये है। बाहर साक्षात्कार चल रहे हैं। जो लोग पात्र हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनका ऑनलाइन इंटरव्यू कराएंगे और फिर उनको ज्वाइन करा देंगे। क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसा आते हैं जो 23 साल से ऊपर हैं, उसके लिए उन्हें बैकअप प्लान के रूप में हेवल्स इंडिया अलवर को बुलाया गया है। वो भी MIE के लिए जो ITI और नॉन ITI बच्चे हैं उनको रोजगार प्रदान करते हैं। अप्रेंटिस स्कीम में भी लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। तो एक बड़ा जो प्रयास है, हमारी कोशिश रहती है कि जो बेरोजगार साथी हैं उनका करियर काउंसलिंग की जाए, उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उनको रोजगार दिलाया जाए। सतत प्रक्रिया है और हमारे जिले ने अब तक राजस्थान में इसमें सर्वश्रेष्ठ काम किया है। इसमें आप सभी का योगदान है और आप सभी के योगदान से हम इसको आगे की अच्छी गति से बनाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए बताया गया है? डॉक्यूमेंट्स ITI और 10वीं मार्कशीट है, आधार कार्ड है, 5 फोटो है और बैंक अकाउंट नंबर है, ताकि इनको सैलरी ऑनलाइन कराई जा सके। कितनी कंपनी आई हुई है? 2 कंपनी आई है, करीब 100 से 150 बच्चों को ये हायर करेंगे। तो जितने इच्छुक बच्चे हैं, बाकी जो बच्चे बच जाते हैं जिनका मैचिंग नहीं हो पाती है, उनका व्यक्ति से बायोडाटा लेकर के हम अलग से मैचिंग कराने का प्रयास करते हैं। किस तरीके की भर्ती की जा रही है? जो मतलब परमानेंट ITI 10वीं 12वीं बच्चे हैं, सबको ही लोग दे रहे हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे सर हैं जो रोजगार का आयोजन हर महीने करवाते हैं, बाहर से कंपनियों को प्रोवाइड बुला के रोजगार दिलवाते हैं बेरोजगारों के बच्चों को, और ये इनका कार्य बहुत अच्छा है। और ये एक ऐसे अधिकारी है प्रशासनिक सेवा में कि मतलब जहाँ भी किसी भी बच्चे को बेरोजगार के ऊपर यहाँ कार्यालय में आकर उनके समस्या को बहुत ही जल्दी समाधान हुआ कि इनका कार्य को देख के और हमारी समस्या को तुरंत समाधान के लिए उनके हाथों से तुरंत किया और उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति की ओर से अंबेडकर नगर स्थित संबल भवन में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर भारत भूषण ने नेत्र जांच कर परामर्श दिया। समिति संरक्षक खिल्लीमल जैन ने बताया कि नेत्र जांच शिविर से पहले सुबह 9 सेरेब्रल पार्सी रोगियों को भी परामर्श दिया जाएगा। हाँ जी, बताइए किस तरीके का यहाँ पे शिविर लगाया गया है और किस तरीके की जांच की जा रही है। नमस्कार, अलवर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर भारत भूषण ओम आयुर्वेद नेत्र चिकित्सालय गुरुग्राम का मुख्य चिकित्सक हूं और हम लोग प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को यहां संबल भवन में सेरेब्रल पाल्सी एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का निःशुल्क आयोजन करते हैं। यहाँ पे सभी मरीजों को निःशुल्क रूप से देखा जाता है। अधिकतर पेशेंट जैसे जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें आजकल ड्राइनेस, क्योंकि मोबाइल से बच्चों को पढ़ना, ऑनलाइन वर्क जो है वर्क फ्रॉम होम है, तो ड्राइनेस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ बच्चे एम्ब्लियोपिक मिलते हैं जिनको, इसके अलावा कुछ बच्चे मायोपिक जिनको ज्यादा नंबर है, जिनका धीरे धीरे रेटिना भी कमजोर हो रहा है, ऐसा भी पेशेंट देखने को मिले हैं। इसके अलावा रेटिना की बीमारियां हैं या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कुछ ग्लूकोमा के पेशेंट्स भी हमने देखे हैं। तो इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं वो लगातार हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट मैक्युलर डिजेनरेशन को भी हम लोग यहाँ इलाज कर रहे हैं। तो लगभग हम प्रत्येक महीने के जो चौथे मंगलवार है उसको करीब 70-80 पेशेंट्स के आसपास हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ऐसे पेशेंट्स को लगातार आयुर्वेद पद्धति से हम लोग इलाज करते हैं और काफी प्रभावी परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। उनको काफी सुधार हमें देखने को मिल रहा है। तो जो हमारे मार्गदर्शक हैं श्रीमान खिल्लीमल जैन जी, उनका बड़ा आभार है कि हमें ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। सर, जो हमने देखा है जो आजकल की नई जो पीढ़ी आ रही है वो क्या है, फोन के अंदर ज्यादा ध्यान जा रहा है, जिसके कारण आंखों को बहुत फर्क पड़ता है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आजकल जो स्क्रीन यूज है, जैसे आपने बताया कि बहुत बढ़ गया है और ये जरूरत की चीज भी हो गई है जिससे, पर लेकिन कुछ ऐसे सावधानी के उपाय हैं जिससे आप इनसे काफी बच सकते हैं। कि जैसे स्क्रीन का उपयोग करना है तो आप कोशिश करें कि ज्यादा रात को ना करें, अधिकतर दिन में ही यूज करें। 9 बजे के बाद उसको उपयोग ना करें। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और अगर संभव हो सके तो बड़ी स्क्रीन का उपयोग करें। बच्चों को अगर पढ़ाई करना है तो अपने मोबाइल को किसी स्मार्ट टीवी से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उससे पढ़ाई कर सकते हैं या कोई बड़ी स्क्रीन पे काम कर सकते हैं। और जिनको वर्क फ्रॉम होम भी है, लैपटॉप पे लगातार काम करना है, तो उनको आधे घंटा ही काम करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे भी पढ़ाई करने वाले या लैपटॉप पे काम करने वाले आधे घंटे के बाद 2-4 मिनट का गैप ले, उसमें अपने 1 मिनट तक लगातार अपनी आंखों को मुझे देख के ऐसे ब्लिंक करें लगातार 1 मिनट तक। उसके बाद ऐसा करके 30 सेकंड तक आंखों के ऊपर रख सकते हैं, जिसको कि हम पामिंग बोलते हैं। तो इससे क्या है कि आपकी जो ड्राइनेस हुई है आपको स्क्रीन यूज करने से वो कम हो जाती है। अच्छी प्रकार का भोजन ले जिसमें दूध की भी शामिल हो, ताकि अंदरूनी रूप से ही ड्राइनेस ना बने। इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफी हद तक ड्राइनेस से बच सकते हैं। आम नागरिक को मेरा यही संदेश है कि स्क्रीन का ऑप्टिमल ही यूज करना चाहिए, जितना चाहे डिजिटल स्क्रीन मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। इसके अलावा अपना दिनचर्या अच्छा रखना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। आजकल खराब दिनचर्या से संबंधित बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। शुगर के मरीज हर 6 महीने में अपना रेटिना चेक कराएं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर के पेशेंट शुगर कंट्रोल रखें, थायराइड के पेशेंट में अपना रेटिना चेक कराएं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर के पेशेंट शुगर कंट्रोल रखें, थायराइड के पेशेंट भी लगभग अपना ध्यान रखें, क्योंकि उससे भी आंखों की परेशानियां बहुत सारी हो सकती हैं। खान पान में बाहर की जो चीजें हैं उनमें उनको कम उपयोग करें, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा रहते हैं जिनसे कि आंखों की समस्याएं होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा घर में भी तली हुई चीजें कम उपयोग करें, हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम लोग अपनी आंखों का अच्छी प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। और अगर किसी को फिर भी कोई समस्या होती है तो हम लोग अलवर में प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को आते हैं, तो आप अपना हमें दिखा सकते हैं। किस तरीके की यहाँ पे जांच की जा रही है, किस तरीके का? देखिए, यहाँ पे जो बेसिक जो सारी तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे वो विजन जांच करना है या रिफ्रैक्शन है या आंख का प्रेशर चेक करना है, तो पहले मेरी टीम के लोग जो है वो सब जांच करते हैं। तो फिर पेशेंट मेरे पास में आता है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेके उसको ये समस्या कैसी है, कब से है, तो उसकी स्लिट लैम्प इन्वेस्टिगेशन या डायलेट करके उसका चाहे रेटिनल इन्वेस्टिगेशन करना है या फंडोस्कोपी करनी है
उसकी ऑप्टिक नर्व को जांच करना है, तो ये सारी की सारी जांचें जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है वो अभी हम लोग यहाँ आज इस कैंप में हम लोग कर पाते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ और आवश्यकता होती है तो वो हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, उसके अनुरूप उसका डायग्नोसिस देखकर उसके हिसाब से जो उसको आयुर्वेदिक औषधि की आवश्यकता होती है, किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो हम उसको परामर्श देते हैं और उस प्रकार की दवाइयों के बारे में उसको बताते हैं और उपलब्ध भी करा देते हैं कि इस प्रकार की दवाइयां उनको चाहिए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण है और गुरुग्राम सेक्टर 40 में ओम आयुर्वेद आई केयर सेंटर का मैं मुख्य चिकित्सक। मेरा नाम नरेंद्र कुमार जैन है। मैं 2 महीने पहले यहाँ डॉक्टर साहब गुड़गांव से आते हैं, उनको दिखाया था जब मेरी रोशनी कम थी। अब 2 महीने बाद फिर उन्होंने दवाई दी थी, वो दवाई को लगाने के बाद में अब 2 महीने बाद मुझको साफ दिखाई दे रहे हैं। राजकीय शुकर प्रजनन केंद्र अलवर में 3 दिवसीय शुकर परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कम पूंजी में शुकर पालन व्यवसाय शुरू कर उनके रखरखाव, पोषण व आहार संबंधित जानकारी दी। प्रशिक्षण संपूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज यहाँ शुकर प्रजनन केंद्र अलवर में शुकर पालन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो 3 दिन के लिए चलेगा। इसमें हम जो पशुपालक हैं, आम पशुपालक हैं, जो अपने दूसरे तरह के जानवर पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, तो हम उनको भी ये प्रशिक्षण देंगे कि वो शुकर पालन का व्यवसाय प्रारंभ करें, जिससे क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है वो अन्य पशुपालन से जो है उससे बहुत ज्यादा है और रिस्क फैक्टर बहुत कम है, जिसमें अपन जो पूंजी लगाएंगे उससे अपने को कम से कम भी 8 गुना पूंजी अपने को मिलने की संभावना रहती है। तो हम आमतौर से गाय, भैंस, बकरी पालन तो लोग अपने घर पे ही कर लेते हैं, सीख भी जाते हैं घर पे रखते, लेकिन शुकर पालन आमतौर से लोग नहीं सीख पाते, क्योंकि शुरू से देखा गया है कि पिछड़े तबके के लोग ये व्यवसाय करते थे, जो घर पे ही शुकर पालन का व्यवसाय करते थे, उसमें इतना फायदा नहीं है। इसको संस्थागत रूप से या व्यवस्थित रूप से फार्म खोल के किया जाए और अच्छी नस्ल के सुअरों का पालन किया जाए, तो इसमें एक शुकर जो शुकरी है मादा, वो 1 साल में 2 बार ब्याती है और एक बार में 8 से 10 बच्चे देती है। यानी एक मादा से आप 1 साल में कम से कम भी अगर कुछ मर भी जाते हैं तो भी 15 बच्चे अपन 1 साल में ले सकते हैं। दूसरे साल वो पूरे 1 साल के अंदर 100 किलो तक के हो जाते हैं। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसमें प्रोडक्शन है, कितना अपन मार्जिन ले सकते हैं। इसमें लोन वोन की सुविधा भी है? हम लोग इनको ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें विशेष रूप से इनका रहन सहन किस तरह तो अपन खरीदेंगे, किस तरह उनको रखना चाहिए और किस तरह उनको अपन बेचान करेंगे, ये सब बताते हैं। तो इसकी प्रशिक्षण देने के उपरांत हम 3 दिन उपरांत इनको एक प्रमाण पत्र देते हैं। उस प्रमाण पत्र को जब ये किसी बैंक में जाएंगे या जहां से इनको लोन लेना है वहां जाएंगे तो उनको वो समझ जाते हैं कि भाई इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। तो बाकी जो इनकी नॉर्म्स हैं, अगर कोई बिजली, पानी और जमीन अगर व्यवस्था है तो बैंक आसानी से लोन दे देते हैं। कि ये इस सत्र का ये अंतिम प्रशिक्षण है मार्च से पहले, लेकिन अगले सत्र से हम लोग इनको लोगों की मांग को देखते हुए इनका प्रशिक्षण को डबल करने जा रहे हैं। यानी पहले साल में 4 देते थे, हमने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इसको 4 की जगह 8 कर दिया जाए और इसी तरह हमारा सुपर फार्म भी शुरू कर दिया जाए। तो हमको उम्मीद है इसका हमारे को बजट मिल जाएगा। तो इस बारे में जो भी सुकर पालक भाई हैं या पशुपालक भाई हैं वो हमसे संपर्क करना चाहें तो हमारे फार्म पे आके संपर्क कर सकते हैं अलवर में, या मेरे मोबाइल नंबर 94 14 0 161 89 पे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे आगामी आने वाले प्रशिक्षण में हम उनका भाग लें। शहर के बुधविहार कांजी हाउस के पीछे बचाओ बचपन आप साथ दो सेवा समिति द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा केंद्र पर रमन सांवरिया ने बच्चों को भोजन और स्टेशनरी सामान वितरण किया है। संस्था द्वारा कई वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है। ऐसे काफी बच्चों का शहर के आसपास ही सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया है, जो अक्सर भीख मांगते थे या फिर कचरा बीनते थे। समिति ऐसे बच्चों का शिक्षा से जोड़कर नया जीवन देने का कार्य कर रही है। यह जानकारी संस्था अध्यक्ष दिनेश किरार ने दी। सर, यहाँ आज राजनगर बस्ती है, जहाँ पर हमारे आप साथ दो सेवा समिति द्वारा कई सालों से बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से
तो अभी हम यहाँ एक सेटअप तैयार कर रहे हैं। जो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं उनको हम सुबह झुग्गियों से उठाएंगे गाड़ी के द्वारा, संस्था के सहयोग से, और शाम को छोड़ेंगे। यहीं एक टाइम पर खाना, पढ़ाई, लाइब्रेरी यहीं होगा। और जो बच्चे माहौल की वजह से इनका जीवन जो खराब हो रहा है, इनको एक नया जीवन मिलेगा। और ऐसे बच्चों पर हम करीब 4-5 साल से काम कर रहे हैं और हमने बहुत बच्चों को बदला है और सरकारी स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं। ये किस तरह के बच्चे हैं यहाँ पे, कौन से घर से हैं, कैसे क्या है? सारे बच्चे कच्ची बस्ती गुरुतो समाज बच्चे हैं टोटल सारे, जो अक्सर आपने चौराहे पे किसी भीख मांगने देकर से मिलता देखो, वो टोटल वो बच्चे हैं जो बचपन में नशा चोरी करते हैं। किस तरीके की इनको एक्टिविटी सिखाई जा रही है यहाँ पे? अभी इनको पढ़ाई करवाते हैं और खेल कूद की एक्टिविटी में इनका वो करते हैं, ताकि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इनका जो माइंड है वो एक्टिविटी में लगा रहे, इनका ध्यान गलत जगह न जाए। बचपन बचाओ विकास, बचपन बचाओ साधो समिति 4-5 साल से जगह 4-5 जगह लोहा मंडी, दशहरा मैदान के पास, अग्रसेन चौराहे के आगे जो कच्ची बस्ती के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए सेंटर में इनको पढ़ाई कराते हैं और साथ में दूसरी एक्टिविटीज़ में भी, खेल कूद में विकास हो, इनका IQ बढ़े, पेंटिंग कंपटीशन वगैरह वो भी करवाते रहते हैं। मैं एक्चुअली 2018 में रिटायर्ड हुआ था, तो मैंने रिटायरमेंट के बाद मैंने समाज सेवा का मन बनाया। इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हम घर पे भी मैं और मेरी वाइफ 3-4 साल से 40-50 बच्चों को आसपास जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और भी दूसरे उनको पढ़ाते हैं। तो इस सेंटर पे जब आया तो मेरा भी मन इनके साथ जुड़ने का कर गया, तो हम इनके साथ भी जुड़ के काम कर रहे हैं। बताइए किस तरह का आयोजन? मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पता चला कि दिनेश किराड़ ने एक मुहिम चलाई हुई है, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं डेली। तो मैं भी इससे जुड़ना चाह रहा था और हमारे गुरुजी हैं जगदीप साहब अवस्थी मेरे साथ नित्य आते हैं, ऐसे कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। तो हमने भी आज ये 40 बच्चे करीब जो है यहाँ जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भोजन व्यवस्था करने का एक संकल्प लिया था, वो करने आए हैं। उनको कॉपी और पेंसिल वगैरह वो भी उपलब्ध करवाने के लिए हम यहाँ आए हैं और हर मंगलवार को हम भी। कितने बच्चे की संख्या हो चुकी है यहाँ पे अब तक? 40 बच्चे रेगुलर हैं। किस तरीके की एक्टिविटी सिखाई जा रही है, किस तरीके का? उनका बच्चों का पढ़ाई के अलावा मानसिक विकास भी हो, इसके लिए जो है खेल कूद की व्यवस्था भी यहाँ कर रहे हैं। और झुग्गी झोंपड़ियों से जो बच्चे गलत एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, कचरा बीनना है, चोरी और इस तरह के जो मान लो उसमें लिप्त हैं, उन बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज से मुक्त करके उनका भविष्य संवारने का काम जो है इस समिति के द्वारा किया जा रहा है। बहुत हमें खुशी का अनुभव हो रहा है। कहाँ पे स्थित है ये संस्था? ये यहीं से जो मान लो ये बुद्ध विहार राजनगर में यहीं से जो शुरू किया। क्या नाम है आपका? रमन सावंत। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।